हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत संक्षारण अर्थात कोराइजन। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सिद्धांत अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग अर्थात लोहे में जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत या विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं संक्षारण वास्तव में होता क्या है। संक्षारण, जिसको अंग्रेजी में करोजन कहते हैं, संक्षारण होता है कि वायुमंडल में जो भी गैसें हैं, गैसों का अर्थ है कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस टाइप की गैसें, और नमी, नमी मतलब H2O, जल के द्वारा कोई भी धातु के सतह का धीरे धीरे नष्ट हो जाना और नष्ट होने के द्वारा कोई ऐसा यौगिक बना देना जो हमारे काम का नहीं है, अर्थात अवांछित यौगिक बनाना, क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और अवांछित यौगिक कैसे हो सकते हैं? जैसे हमारे धातु के ऑक्साइड हो सकते हैं, उसके कार्बोनेट हो सकते हैं, उसके सल्फेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। और इसको, लोहे में जो जंग लगता है, इसको कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, अर्थात संक्षारण की प्रक्रिया यदि लोहे में हो तो उसको रस्टिंग कहा जाता है या फिर जंग लगना कहा जाता है, जिसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, XH2O का अर्थ है कि उसमें वाटर की मात्रा कुछ ज़्यादा ही होती है। नेक्स्ट है चांदी का मलिन होना। चांदी देखा होगा आपने, जेवरों के रूप में जब पहने जाते हैं हाथों में, पैरों में, तो वो हल्के धीरे धीरे काले हो जाते हैं। तो काला होना का अर्थ है कि वो चांदी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है या नष्ट हो रहा है। उसी प्रकार तांबा और कांसे का जो बर्तन होता है वो हरे रंग का हो जाता है, जिसको हम लोग नींबू से साफ करते हैं। तो जो हरे रंग होने की प्रक्रिया है वास्तव में वो क्या है? वो उसके धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि संक्षारण वास्तव में क्या है? एक प्रकार से किसी भी धातु का नष्ट हो जाना वायुमंडल में उपस्थित नमी या जो भी गैसें हैं उनकी उपस्थिति के कारण, वो भी धीरे धीरे। जब लोहे में संक्षारण की प्रक्रिया होती है तो उसको जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो जंग लगने का विद्युत रासायनिक अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है वो क्या होता है वास्तव में। थ्योरी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका चित्र इस जगह पे है। ये जो चित्र है इसमें जो इस तरीके से जो चौकोर बॉर्डर बना रखा हूँ अर्थात रेड घेरा, ये हमारा लोहा है, अर्थात जिसमें अभी जंग नहीं लगा है, उस टाइप का लोहा। और इसका जो थ्योरी है, उस थ्योरी का कहना है कि जब रस्टिंग की प्रक्रिया होती है अर्थात जंग लगने की प्रक्रिया होती है तो वह भी एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। विद्युत रासायनिक सेल जो कि हमने इस यूनिट के शुरुआत में पढ़ा था कि जिसमें एनोड और कैथोड होता था, एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन अर्थात रिडक्शन होता था। तो वैसे ही यहाँ भी एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है जिसको संक्षारण सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संक्षारण की प्रक्रिया होती है। और इस सेल में चूंकि हम लोग लोहे की रस्टिंग की बात कर रहे हैं, लोहे में जंग लगने की बात और लोहे के संक्षारण की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो अशुद्ध लोहा रहेगा वो कैथोड की तरह काम करता है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब उसमें अपचयन की प्रक्रिया होगी या रिडक्शन की प्रक्रिया होगी। उसी प्रकार जो शुद्ध लोहा रहेगा जिसमें जंग नहीं लगा रहेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अर्थात शुद्ध लोहा से इलेक्ट्रॉन जाएगा जो कि एनोड की तरह काम करेगा और जिसमें ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी, और अशुद्ध लोहा उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। लेकिन ये आसानी से नहीं होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट या जिसको विद्युत अपघट्ट बोलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा वातावरण में उपस्थित नमी अर्थात H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और इस तरीके से ये बनेगा कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2CO3। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, जो कि जो एनोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? कैथोड में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब यदि मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं तो रासायनिक अभिक्रिया में मेरा, यदि मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पर यदि अभिक्रिया होगा तो वो कैसा होगा? ऑक्सीकरण नेचर का। और एनोड कौन सा था? एनोड हमारा था शुद्ध लोहा। अब यदि शुद्ध लोहा मेरे पास रहेगा तो मैं लिखूँगा Fe, और उससे मैं क्या बनाऊँगा? Fe+2। लेकिन हमारा जो रस्टिंग है उसके सूत्र में ये लिखा रहता है Fe2O3। तो यहाँ पे आयरन कितना टाइम्स रहता है? 2 टाइम्स रहता है। तो इसलिए रिएक्शन को संतुलित करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हम लोग इस रिएक्शन में क्या करते हैं? आयरन को ही 2 टाइम्स ले लेते हैं। ठीक है, 2Fe। ठीक है, क्योंकि Fe सामने में 2 नहीं रहेगा, पीछे 2 रहता है। तो चूंकि एक लोहे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो इस तरीके से 2 लोहे के लिए ऐसा लिख दूंगा मैं 2Fe+2। अब टोटल मेरे कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 दूनी 4, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसको यहाँ पर क्या हुआ? वास्तव में ऑक्सीकरण हुआ। कैसे प्रूव करूँगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि ये कैसा है? सॉलिड स्टेट में है और ये कैसा चला गया? ये चला गया एक्वस स्टेट में। ठीक है, आयन के फॉर्म में जाके। तो इसका ऑक्सीकरण अंक होता है 0 अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ठीक है, अर्थात कम से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। अब इसी समय पे जो हमारा वो रहता है, जो विद्युत अपघट्ट अर्थात वातावरण का H2O रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, H2
CO3 बना लेते हैं। और ये H2CO3 जब अपने आयनों में टूटता है तो इस तरीके से टूटता है। इसको चूँकि यहाँ पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो उसको कोई ना कोई चीज़ तो जब कैथोड पर रिएक्शन होगा तो ग्रहण करेगा अर्थात लेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 4H प्लस प्लस 2CO3 2 माइनस। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ लेंगे होंगे। 2 इसके लिए और 2 दूनी 4 4H प्लस। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो यह होता रहेगा अर्थात जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा इस तरीके से अपने आयनों में टूट जाएगा, कार्बोनिक एसिड है, और इसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब देखिए ये एनोड वाला अभिक्रिया कहाँ पर हुआ, ये हमारा पूरा लोहा है। इस लोहे में एक जो पार्ट रहेगा वो शुद्ध मतलब अधिकांश भाग शुद्ध लोहे का रहेगा, क्योंकि जहाँ पर अशुद्धि रहेगी, गंदगी रहेगी, वहीं पर जंग लगना स्टार्ट होगा। तो ये हमारा जंग लगने वाला पार्ट है थोड़ा सा, और ये हमारा शुद्ध लोहे का। शुद्ध लोहे में क्या है, आयरन +2 में टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल करके यहाँ कैथोड अर्थात अशुद्ध लोहे में आकर इकट्ठा हुआ। यह है हमारे वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ज़रूरत के हिसाब से लिया जाएगा। और ये हमारा जल या इसी को बोल सकते हैं नमी, क्योंकि बिना नमी और बिना वातावरण के जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके बिना कभी भी जंग नहीं लगेगा, अर्थात कभी भी संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होगी किसी भी धातु में। अर्थात उसके लिए नमी की या जल की और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसमें इनकी दोनों की आवश्यकता होना अनिवार्य है। ठीक है, अर्थात गैस होना चाहिए और नमी होना चाहिए। इनमें से कोई एक नहीं रहेगा तो ये अभिक्रियाएँ नहीं होगी और कोई भी चीज़ रस्टिंग से बचा रहेगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया एनोड पर अभिक्रिया, ये जो पहला वाला है वो। अब यदि मैं बात करूं कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा, हमारा होगा अपचयन। और कैथोड कौन सा, अशुद्ध लोहा काम करता था, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। कैथोड पर अपचयन होगा तो कैसे होगा, वातावरण का जो गैस रहेगा ऑक्सीजन गैस, ये हमारा जो इस एसिड से निकला हुआ हाइड्रोजन आयन है H+ आयन, इससे क्रिया करेगा और इस तरीके से ये बना लेगा 2H2O। ठीक है, अर्थात टोटल 2 वाटर के मालिक्यूल बना लेगा जो कि एक्वस फॉर्म में रहेंगे, अर्थात लिक्विड फॉर्म में भी बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, और साथ में एक ऐसा बना होगा तो ये जो 4H+ है वो यहाँ का जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ग्रहण किया होगा, अर्थात इस तरीके से बोल सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ का ग्रहण किया और ये क्या बना लिया 2H2O। इस तरीके से यदि मैं अपना पहला और दूसरा रिएक्शन को टोटल कर दूँ, पहला और दूसरा अर्थात ये वाला, इस तरीके से यदि मैं इसका पहला रिएक्शन और ये मेरा है दूसरा रिएक्शन, इनको जब टोटल कर दूंगा तो ये मेरे को इस तरीके से मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे रिएक्शन मिलेगा टोटल 2Fe यहाँ से, और साथ में यहाँ से देखो प्लस O2 प्लस इस साइड से क्या मिला 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया और एरो के इस साइड में मिला 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपने समझ ली। अब यहाँ यदि मैं ऑक्सीकरण अंक की बात करूँ तो मेरा आयरन है, इसका ऑक्सीकरण अंक 0 और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया +2। तो उम्मीद है यहाँ तक का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा रस्टिंग कैसे होता है। अब यदि मैं इसी रिएक्शन को आगे लेकर जाऊँ तो मैं देखता हूँ कि वो तो मेरे पास क्या मिला था 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O। ये क्या करेगा, जो वायुमंडल का ऑक्सीजन गैस है उससे अधिक मात्रा में क्रिया करके, ये वायुमंडल का ऑक्सीजन गैस वायुमंडल का O2 है, इससे अधिक मात्रा में क्रिया करके ये बना लेगा Fe2O3। Fe2 यहाँ से, और ये हाफ O2 का अर्थ है एक सिंगल ऑक्सीजन, Fe2O3 प्लस 4H प्लस 4H प्लस मतलब यहाँ का देखिए ये 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसको मिल गए, तो इस कारण क्या हो गया हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये जो मेरा Fe2O3 रहेगा ये है फेरिक ऑक्साइड, ये Fe2O3 ये अधिक मात्रा में जल से क्रिया करके क्या बना लेगा Fe2O3 डॉट X H2O। इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब इसमें जो जंग लगने का एक सूत्र हो गया, इस ये रस्ट है, वास्तव में रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्ट का सूत्र है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। यहाँ पे एक चीज़ और बचा, ये जो 4H+ है मेरा, ये तो इससे क्रिया कर लिया, जो एक्स्ट्रा वाटर था बाहर का उससे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो चीज़ें हैं, और साथ में ये ऑक्सीजन गैस जो वातावरण का एक्स्ट्रा वाला, और साथ में जो 4H बचा ये क्या करेगा, यही 4H क्या करेगा हर बार
जब इस शुद्ध लोहा से ये आयरन Fe+2 में बनेगा तो जो 4H+ है, इस तरीके से जो वातावरण का ऑक्सीजन गैस है उससे क्रिया करके हर बार जल बनाएगा और वो प्रक्रिया आगे बढ़ते रहेगा। कहने का अर्थ है कि एक बार जब जंग लगना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद उसको बार बार अलग से पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पानी अपने से इस तरीके से बनाता रहेगा और क्रिया को हमेशा आगे बढ़ाएगा। मतलब यह क्या करेगा, अभिक्रिया को आगे बढ़ाएगा। जो बचा हुआ 4H+ रहेगा वो अभिक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो उम्मीद है रस्टिंग ऑफ आयरन या और संक्षारण को आपने समझ लिया होगा। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग संक्षारण और लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, कौन कौन से उपाय बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद देखते हैं कि संक्षारण को कौन कौन सी चीज़ें बढ़ा सकती है, घटा सकती है, अर्थात संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक और संक्षारण से हम कोई चीज़ें अर्थात कोई भी धातु को कैसे बचा सकते हैं। देखिए पहला है धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति का अर्थ है कि ऐसी धातुएं जो बहुत सक्रिय होती हैं, अर्थात जिनके मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, वे जल्दी नष्ट होंगे, अर्थात उनका संक्षारण जल्दी होगा। और जिनकी सक्रियता कम है उनका संक्षारण कम होगा, अर्थात जल्दी नष्ट नहीं होंगे। जैसे सोना, चांदी, स्पेशली सोना या फिर प्लेटिनम ले, इनके जेवर इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी जो संक्षारण होने की प्रकृति नहीं के बराबर है, क्योंकि इनके मानक अपचयन विभव अर्थात स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होता है, इनके संक्षारण कम मात्रा में होते हैं। लेकिन यहीं पर यदि मैं देखूँ लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, इनकी जो संक्षारण की दर है वो अधिक होती है क्योंकि वो अधिक सक्रिय धातु हैं, उनके मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक है। ठीक है, तो यह है धातु की प्रकृति। दूसरा है अशुद्धियों की उपस्थिति। यदि धातु हमारा मिलावट वाला है, अशुद्धि से भरा है, तो ये धातु जल्दी नष्ट होंगे, अर्थात उनका संक्षारण क्या होगा, जल्दी होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की प्रकृति। यदि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण है, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, अर्थात प्रदूषण का अंबार लगा हुआ है, ऐसे जगह पे जो भी चीज़ें धातु की रहेंगी वो जल्दी नष्ट होंगी, चाहे कोई भी धातु के रहें, क्योंकि ये वहाँ के वातावरण में जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, अर्थात विद्युत अपघट्य बना लेंगे। और जिसको एसिड रेन बोलते हैं वो चीज़ें होने लगेंगी, जिससे संक्षारण का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें समझ लिया होंगे। अर्थात जिस क्षेत्र में प्रदूषण कम रहेगा वहाँ पे संक्षारण की दर क्या होगी, कम होगी, और जिस क्षेत्र में प्रदूषण अधिक होंगे उस क्षेत्र में संक्षारण की दर अधिक होगी। जैसे जिनके घर रोड के किनारे होते हैं वहाँ पे मोटर गाड़ी हमेशा चलते रहते हैं, जिससे प्रदूषण अधिक होता है, वहाँ पे गैस अधिक होते हैं शुद्धि वाले, जिस कारण जिनके भी घर होते हैं वहाँ पे लोहे के रेलिंग या फिर स्टील के वो चीज़ें जल्दी वहाँ पे समाप्त होती हैं। लेकिन जिनके घर जो रोड के किनारे हैं वहाँ से दूर होते हैं, अर्थात शुद्ध वातावरण में, तो उनके घर के जो भी लोहे से बनी चीज़ें या फिर जो भी धातु से बनी चीज़ें हैं उनमें नुकसान क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है धातुओं में विकृति। ऐसे धातु जिनका सतह खुरदुरा है, अर्थात इस टाइप से, या फिर धातु में ऐसा मुड़ा हुआ है बेंड वाला जगह, तो बेंड वाली जगह पे क्या है, संक्षारण अधिक होगा। क्यों? क्योंकि बेंड होने की वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा खींच जाती है, अर्थात टेंसाइल गुण दिख जाता है, और ऐसा मुड़ने की वजह से इस जगह थोड़ा सा खुरदुरापन आ जाता है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें जल्दी ख़राब होंगी, अर्थात उनका संक्षारण जल्दी होगा। और खुरदुरे रहेंगे तो और जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि खुरदुरे सतह पर जो कचरे हैं वो जा के इकट्ठा होंगे, नमी या भी जो भी धूल के कण, वो इसलिए वो जल्दी नष्ट होंगे। इसी प्रकार यदि मैं चिकना धातु का सतह देखूँ तो चिकने जो सतह होते हैं उस सतह का संक्षारण कम होगा। संक्षारण तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, क्योंकि चिकने सतह पर पानी या हवा के जो कण हैं वो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएंगे और फिसल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन खुरदुरे सतह पर वो चीज़ें क्या होंगी, इकट्ठा होंगी और धीरे धीरे नष्ट करेंगे। नेक्स्ट है विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति का अर्थ है यदि मैं कोई अम्ल ले लूँ या फिर कोई क्षार ले लूँ या फिर कोई लवण ले लूँ, जैसे नमक, तो अम्ल, क्षार या लवण कोई भी चीज़ को यदि लें और लोहे के ऊपर या फिर किसी भी धातु के ऊपर डालें तो वो धातु को जल्दी नष्ट करते हैं। अर्थात जिनके घर के आसपास इस टाइप से माहौल है, अम्ल वर्षा वाली चीज़ें या फिर केमिकल की इंडस्ट्री लगे हुए हैं या फिर समुद्र के किनारे हैं जिनके घर, अर्थात लवण वाली स्थिति में, तो वैसे क्षेत्र में जो धातु के बर्तन हैं या फिर धातु के रेलिंग है, जो भी सामान है वो क्या होने वाला है, जल्दी नष्ट होने वाला है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये स्पेशली लोहे के लिए बनाया गया है सारी चीज़। नेक्स्ट है संक्षारण से बचाव के उपाय, कि जब संक्षारण को हम कैसे बचाएंगे, या फिर नेक्स्ट है संक्षारण से बचाव के उपाय या फिर लोहे में जंग से बचने के उपाय। लोहे को जंग से हम कैसे बचा सकते हैं। पहला है लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस या तेल लगाना।
लोहे की सतह पर ये सबसे पुरानी परंपरा है और सबसे सरल तरीका है कि लोहे को यदि जंग से बचाना है तो उसके ऊपर पेंट, ग्रीस या तेल लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हवा उसके सतह पर नहीं ठहरता, पानी नहीं ठहर पाता है, जिससे क्या है, वो जंग से हमेशा बचा रहता है। इसी को उत्सर्ग रक्षण या सेक्रीफाइशियल लेयर बोल सकते हैं, अर्थात एक ऐसा हमने परत बना दिया जो स्वयं नष्ट होकर के क्या कर रहा है, लोहे को रक्षा कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है मिश्र धातु का निर्माण। कभी कभी क्या होता है, जो शुद्ध धातु होते हैं उनमें क्रियाशीलता अधिक होती है और वो जल्दी नष्ट होते हैं, इस कारण उनके मिश्र धातु बना देते हैं। जैसे लोहा नष्ट होता है जल्दी, लेकिन उसका मिश्र धातु जैसे स्टेनलेस स्टील बना दिया गया, तो वो मिश्र धातु बनने से क्या है, लोहा जो पहले नष्ट होता था वो अब नहीं होता है नष्ट। तो इस तरीके से मिश्र धातु, उसी प्रकार कांसा बना दिया जाए और गन मेटल या फिर अलग अलग चीज़ें बना देने से जो भी धातु ऐसे सामान्य अवस्था में जल्दी नष्ट होते थे वो अब क्या है, नष्ट तो होंगे, लेकिन क्या है, इनकी दर कम हो जाएगी। जैसे स्पेशली बताया कि स्टेनलेस स्टील के केस में वो यदि सिर्फ लोहे का बर्तन रहता तो नष्ट होता, लेकिन स्टेनलेस स्टील में निकेल, क्रोमियम, इन सब चीज़ों को मिला दिया गया, जिसके कारण क्या है, जो भी धातु है वो नष्ट होने से बच जाता है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन स्पेशली कहा जाता है लोहे की सतह पर जिंक के धातु का परत चढ़ा देना या पेंट कर देना, उस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। अब जिंक का परत क्यों चढ़ाते हैं, तो देखो इनके ये मानक अपचयन विभव के मान है, अर्थात स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान। जिंक का देखो -0.76, आयरन का -0.44। अब जिसका जो मान है वो जितना ज़्यादा माइनस होगा वो उतना ही ज़्यादा सक्रिय अर्थात एक्टिव मेटल माना जाता है। तो जिंक का देखो, जिंक का जो मान है वो आयरन की अपेक्षा कम है, इसलिए जिंक को आयरन के ऊपर, ये मान लो मेरा आयरन है तो इसके ऊपर जिंक का मैं यहाँ से पेंट करके परत लगा दूंगा, तो जो ज़्यादा सक्रिय है वो क्या होगा, पहले नष्ट होगा। तो जिंक क्या है, चूंकि उसकी अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय है, इसके मान उसकी अपेक्षा कम है मानक अपचयन विभव के, और ज़्यादा ऋणात्मक में है, तो इस कारण क्या है, ये धीरे धीरे नष्ट होता रहेगा और आयरन को नष्ट होने से क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है। और जैसे ही इसका लेयर खत्म होते जाएगा, आयरन को फिर से पेंट कर सकते हैं जिंक का, इस तरीके से आयरन का प्रोटेक्शन होगा या लोहे का प्रोटेक्शन होगा। नेक्स्ट है वैद्युतीय रक्षण या कैथोडिक रक्षण। वैद्युतीय रक्षण या कैथोडिक रक्षण का अर्थ है कि हम किसी धातु के ऊपर उससे ज़्यादा सक्रिय धातु का पेंट लगा दें, या फिर उसके एक इलेक्ट्रोड लगा दें, या फिर दूसरे सक्रिय धातु को उसके पास में रख दें, तो उससे क्या होगा, जो भी सक्रिय धातु है वो जल्दी नष्ट होगा और वह खुद दूसरे जो धातु रहेगा साथ में उसकी रक्षा करेगा। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक, तो उम्मीद है आपने ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ ली होंगी। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, समझ के इसको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ, आयरन का वैल्यू -0.44 और मैग्नीशियम का है -2.37। चूँकि इसका माइनस में ज़्यादा मान है, इस कारण ये ज़्यादा सक्रिय है और ये वाला क्या है, ये कम सक्रिय है। तो इस मैग्नीशियम को इस आयरन के ऊपर मैं एक कोट बना सकता हूँ, लेयर बना सकता हूँ, जिससे क्या होगा, मैग्नीशियम पहले नष्ट होगा और आयरन क्या होगा, मैग्नीशियम के नष्ट होने से आयरन खुद ही बचा रहेगा, क्योंकि आयरन उसके नीचे वाले लेयर में रहेगा। मतलब ये मान लो मैग्नीशियम है तो इसके ऊपर में, मतलब ये मान लो आयरन है मेरा, तो इसके ऊपर में इस तरीके से मैग्नीशियम का पतला कोटिंग कर दिया रहूँगा, जिससे मैग्नीशियम पहले नष्ट होगा, उसके बाद आयरन का बारी आएगा। ठीक है, मतलब आयरन को नष्ट होने से इस तरीके से बचा पाएंगे। नेक्स्ट है जंग विरोधी विलयन। कुछ केमिकल भी बनाए जा सकते हैं जो कि जंग को रोकने का काम करता है, जैसे क्षारीय फास्फेट, क्षारीय क्रोमेट। तो ये जो हमने यहाँ पढ़ा, ये संक्षारण से बचाव के उपाय हैं सार, किसी अर्थात किसी भी धातु को खराब होने से कैसे रोकें, नष्ट होने से कैसे रोकें। ये स्पेशली जो पॉइंट हैं ये लोहे में जंग लगने के पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता हो तो जो लिंक होता है उसको दूसरे बच्चों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बैटरी और लेकलांसी सेल की। ठीक, थैंक यू।